जब कोई भी शुभ ग्रह सूर्य के प्रकाश में अस्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वह कोई भी ग्रह हो। लेकिन इनमें से देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जब भी अस्त होते हैं तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय अवधि में फिर कोई भी व्यक्ति मांगलिक कार्य नहीं कर पाता है। चाहे विवाह हो, उपनयन संस्कार हो या इस प्रकार के किसी भी संस्कार को गुरु और शुक्र की अस्त अवस्था के दौरान करना वर्जित माना गया है। तो अब बहुत जल्द डिग्री वाइज देवगुरु बृहस्पति सूर्य के एकदम निकट आने वाले हैं, जिसके कारण यह सूर्य के प्रकाश में अस्त हो जाएंगे। गुरु ग्रह का अस्त होना अनेक प्रकार के बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। हमारी 12 राशियों पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु ग्रह का अस्त होना सकारात्मक परिणाम कैसे दे सकता है। यह उन व्यक्तियों के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे जिन व्यक्तियों के राशि कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव में विराजमान हो रहे थे या नीच राशि में विराजमान थे। उससे उनके जीवन में नकारात्मक फलों में वृद्धि हो गई थी। लेकिन जैसे ही गुरु ग्रह अस्त होंगे तो उनके जीवन में जो भी समस्याएं देवगुरु बृहस्पति की वजह से आ रही थी उनमें जरूर कमी देखने को मिलेगी और इस समय अवधि के दौरान वह उन परेशानियों से बच पाएंगे। गुरु ग्रह अपनी ही राशि मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह को विवाह, संतान, भाग्य, धन, धार्मिक कार्य और शिक्षा का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए इनका अस्त होना शुभ नहीं माना जाता है। यह मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि गुरु की अस्त अवस्था के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, चाहे विवाह हो, नामकरण हो, सगाई हो, उपनयन संस्कार हो या इस प्रकार के किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया है। जब भी देवगुरु बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री समीप आ जाते हैं तो यह अस्त हो जाते हैं और अपनी शक्ति खोने लगते हैं, जिसका असर हर किसी व्यक्ति के जीवन पर दिखाई देता है। इस बार गुरु का अस्त होना काफी प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि यह अपनी ही स्वामित्व वाली मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में अस्त होना 28 मार्च 2023 को 9:20 पर है। उसके बाद यह 22 अप्रैल को मेष राशि में अपना अस्त गोचर करेंगे। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि है और यह जल तत्व की राशि है जो गहरे समुद्र के पानी का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि में 12वें भाव के साथ साथ बृहस्पति के गुण भी शामिल होते हैं। मीन राशि शांति, पवित्रता, अलगाव और एक सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर के स्थानों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह राशि और इसके स्वामी बहुत खास है। तो इसीलिए गुरु की अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा और हर राशि के जातकों को इस समय अवधि में कौन से कार्य करने चाहिए, तो हम 12 राशियों के राशिफल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि गुरु की अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं गुरु की अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान व्यय, हानि और विदेश के 12वें भाव पर गुरु ग्रह अस्त होंगे। आपको इस समय अवधि के दौरान अपने गुरुओं और पिता का समर्थन मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप उनकी सलाह लेने की कोशिश करें, लेकिन बदले में आपको निराशा मिल सकती है। आपका मन भी इस समय अवधि में विचलित दिखाई देगा। जो अभी तक आपका आध्यात्मिक कार्यों की ओर अधिक झुकाव बना हुआ था, उनमें इस समय अवधि में कमी आने वाली है। अगर आप कार्य के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा या किसी प्रकार की यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तो अभी उसके लिए वह समय सही नहीं है। आपको वह यात्राएं इस समय अवधि में टाल देनी चाहिए। हालांकि अभी तक आपके जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे, उनमें जरूर इस समय अवधि में लगाम लगेगी। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में पहुंचकर उदय हो जाएंगे, उसके बाद
पुनः से आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। इस अवस्था को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन व्रत जरूर रखें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान आय, लाभ और इच्छा के एकादश भाव पर गुरु अस्त होंगे। आपके आय भाव पर गुरु का अस्त होना आर्थिक तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस समय अवधि में आपको धन कमाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप इस समय अवधि में किसी को उधार देते हैं तो वह धन आपका फंस सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो अभी तक आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था, उनमें इस समय अवधि में जरूर कमी देखने को मिलेगी। साथ ही आपके जीवन पर अचानक से अभी तक जो भी समस्याएं आ रही थी उनमें भी सुधार होने वाला है। हालांकि जो जातक शोध, पीएचडी या रहस्य विज्ञान से संबंधित पढ़ाई कर रहे थे उन्हें इस समय अवधि में जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज में निवेश किया है और उसका प्रतिफल आपको इस समय अवधि में मिलना है तो उसमें भी आपको इस समय अवधि में कमी देखने को मिलेगी। गुरु की अस्त अवस्था के दौरान किसी भी बड़े निवेश से आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार की संपत्ति, वाहन या भवन खरीदने में इस समय अवधि में अगर आप निवेश ना करें तो वह आपके लिए अच्छा होगा। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि के दौरान कर्म के 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। आपके कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कार्य क्षेत्र में आपके लिए परेशानियां लेकर आ सकता है। आपके अधिक मेहनत के बाद भी कार्य क्षेत्र में आपको वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे जिनके आप हकदार थे। कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति के पथ पर बाधाएं आने वाली हैं। आपके विरोधी भी इस समय अवधि में अधिक सक्रिय नजर आएंगे, जो आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि में भी इस समय अवधि में रुकावट आ सकती है। दाम्पत्य जातकों के आपसी विवाद गुरु की अस्त अवस्था के दौरान जन्म ले सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी के साथ अपने जीवन साथी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता होगी। वहीं व्यापारी जातकों को भी अधिक संभल कर इस समय अवधि में कार्य करने होंगे, तभी उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। चाहे किसी भी राशि के जातक हैं, जिन भी क्षेत्रों के बारे में मैं बता रहा हूं उन क्षेत्रों में वह अगर संभल कर चले और सावधानी के साथ कार्य करे तो उन्हें इस प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इस समय अवधि में थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है। मिथुन राशि के वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी अपने मेहनत के अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य और पिता के 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य भाव पर अस्त होना आपको मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। अगर आपके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो आपके शत्रु इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। साथ ही कोई स्वास्थ्य समस्या भी इस समय अवधि में आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हालांकि आपके आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव कम दिखाई देगा। आपकी वाणी इस समय अवधि में कठोर हो सकती है, जिसके कारण आपके गुरुजन या पिता आपसे आहत हो सकते हैं। आपको उनका सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इस समय अवधि में अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां और अधिक खराब हो सकती है। पेशेवर जीवन में भी कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो उसमें भी आपको देरी का सामना करना पड़ेगा। आपको इस समय अवधि में अपने व्यवहार में सरलता लाने की कोशिश करनी है। इस अवस्था को शुभ करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अवस्था के दौरान अनिश्चितताओं और आयु के 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के आपके 8वें भाव पर अस्त होने के कारण आपको कुछ शुभ तो कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर शुभ परिणामों की बात करें तो
अभी तक आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के आपके अष्टम भाव पर गोचर करने के कारण जो भी स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही थी, उनमें आपको जरूर निजात मिलने वाली है। वहीं आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पर गोचर के दौरान जो भी अचानक से समस्याएं आई थी, उनका भी निपटारा इस समय अवधि में हो जाएगा। वहीं इस समय अवधि में आपको अपने शिक्षकों और गुरुओं का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। छात्र जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। उनके अपने शिक्षकों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, विशेष तौर पर वह जातक जो रहस्य विज्ञान, शोध या पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। वहीं जो प्रेमी जातक अपने प्रेम रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनको अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा जातकों को अपने संतान पक्ष की ओर से समस्याएं हो सकती हैं या अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है। गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर इस समय अवधि में जरूर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि आप लोग घबराए नहीं, धैर्य बनाकर रखें। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में उदित होंगे, आपके जीवन पर पुनः से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गुरु के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के सप्तम भाव पर गुरु अस्त अवस्था में होंगे। गुरु का आपके सप्तम भाव पर अस्त होना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर गिरावट लेकर आ सकता है। साथ ही उनके साथ आपकी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। इस समय अवधि में आपको आर्थिक तौर पर भी खर्चों का अधिक सामना करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको गुरु की अस्त अवस्था के दौरान दूर रहने की कोशिश करनी है। किसी भी प्रकार की संपत्ति पर, भवन पर या वाहन पर इस समय अवधि में आप निवेश ना करें। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी आपको अनेक प्रकार की समस्याएं इस समय अवधि में हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान रोग, ऋण, रिपु के छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। अगर अभी तक आपको कोई स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थी तो उसमें आपको जरूर सुधार देखने को मिलेगा। आपके शत्रु अगर आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान आपके शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि आपके छोटे भाई बहनों को इस समय अवधि में जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी आर्थिक मामले में भी इस समय अवधि में आपका विवाद हो सकता है। आपके आत्मविश्वास और साहस में देवगुरु बृहस्पति कमी लेकर आएंगे, जिसके कारण आपको संचार संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस अस्त अवस्था के दौरान कार्य के सिलसिले में किसी भी प्रकार की लघु यात्रा करने से बचें। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण को पीली चीजों का दान जरूर करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान शिक्षा, संतान और पुण्य के पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना विद्यार्थी जातकों के जीवन में समस्याएं लेकर आ सकता है। विद्यार्थी जातकों के एकाग्रता में इस समय अवधि में कमी देखने को मिलेगी। वहीं जो प्रेमी जातक हैं, उनको भी अपने रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनको अपने परिवार के विरोध का भी इस समय अवधि में सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में भी आपकी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपकी वाणी मुखर हो सकती है, जो लोगों को आहत कर सकती है। यह अस्त अवस्था आपके संचित धन को कम करने का काम करेगी, यानी कि आपके अनावश्यक खर्चों में इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आय के स्रोत बाधित हो सकते हैं। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कागजी कार्रवाई में बाधा का सामना करना पड़ेगा। विवाहित जातकों को अपने संतान पक्ष की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान माता सुख के चतुर्थ भाव पर गुरु अस्त अवस्था में होंगे।
इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव के भी स्वामी है। इसलिए आपको स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय अवधि में आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब रहे, या आप दोनों के बीच अहम का टकराव भी इस समय अवधि में देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार के संपत्ति पर, भवन पर या वाहन पर आप निवेश न करें तो अच्छा होगा। पारिवारिक मामलों में भी देवगुरु बृहस्पति की अस्तव्यस्ता कुछ उलझने बढ़ा सकती है। वहीं आपका कार्य क्षेत्र भी इस समय अवधि में प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि आपकी कर्म भाव पर भी पड़ने जा रही है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस अस्तव्यस्ता को शुभ करने के लिए ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहन, पराक्रम और संचार के तृतीय भाव पर गुरु अस्तवस्था में होंगे। इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या किसी आर्थिक मुद्दों को लेकर आपके और उनके बीच कोई टकराव देखने को मिल सकता है। आपका संचार कौशल और आपका पराक्रम भी इस समय अवधि में प्रभावित रहने वाला है। यह अस्तव्यस्ता आपके आत्मविश्वास और साहस में कमी लेकर आएगी, जिसके कारण आपको संचार संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपको एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। इस समय अवधि में उन क्षेत्रों में आप निवेश न करें तो अच्छा है, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है। इस अस्तव्यस्ता को शुभ करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ जरूर करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्तव्यस्ता के दौरान वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्तव्यस्ता में होंगे। आपके आय और धन भाव के स्वामी का धन भाव पर ही अस्त होना आपको आर्थिक तौर पर कमजोर बना सकता है। आपको इस समय अवधि में अत्यधिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का निवेश इस समय अवधि में आप भूलकर भी ना करें, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ना ही किसी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय ले। यह अस्तव्यस्ता आपकी वाणी को कठोर बना सकता है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव जन्म लेगा। ऐसे में आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। इस समय अवधि में आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस अस्तव्यस्ता को शुभ करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्तव्यस्ता के दौरान देवगुरु बृहस्पति आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर अस्तव्यस्ता में होंगे। देवगुरु बृहस्पति के आपके लग्न भाव पर अस्त होने के कारण आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि यह अस्तव्यस्ता आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव के भी स्वामी है, यानी कि कर्म भाव के, जिसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव भी अधिक रहने वाला है, जिसके कारण आप मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। आपकी आरामदायक स्थिति प्रभावित हो सकती है। आप अपनी अधिक व्यस्तता के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य भी आपसे नाखुश रहने वाले हैं। अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको अधिक सावधानियां इस समय अवधि में बरतनी आवश्यक है, अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इस अस्तव्यस्ता को शुभ करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीले चीजों का दान जरूर करें। तो यह था देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में अस्त होना, जिससे हमारी 12 राशियां इस प्रकार प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।